तो डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी के अंतर्गत हमने 1, 2, 3, 4 ये 5 पॉइंट तक देख लिया। कब सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम छठा जो पॉइंट है वो देखेंगे कि बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग सिक्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। सेक्शन 139 में जिसको डील किया गया है, यहाँ भी अगर ऐसा होता है तो सिक्योरिटी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। क्या है ये डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, अब इसमें हमने 5 पॉइंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सेक्शन 130, सेक्शन 133, सेक्शन 134, उसके साथ हमने सेक्शन 135, 136, 137 भी उसको जोड़ करके पढ़ा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139, सेक्शन 139 में क्या है? सेक्शन 139 कहता है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर्स क्या? एक्ट बाय एक्ट और बाय ओमिशन। तो ऐसी स्थिति होती है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। मतलब जो क्रेडिटर है उस क्रेडिटर के किसी ऐसे एक्ट से या कैसे ओमिशन से जिससे क्या हो, सिक्योरिटी के इवेंचुअल रेमेडी का इम्पेयरिंग ह्रास हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है? इम्पेयरिंग सिक्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। तो क्या होना चाहिए? क्रेडिटर्स का कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए या कोई ऐसा ओमिशन होना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे प्रिंसिपल डेब्टर के जिससे सिक्योरिटी के जो रेमेडी हैं उसका वो कम होता हो, उसकी रेमेडी को नुकसान पहुंचा। होता क्या है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी जब किसी की सिक्योरिटी लेता है तो वो उसके दायित्व के समविस्तीर्ण हो जाता है, प्रिंसिपल डेब्टर के दायित्व के समविस्तीर्ण हो जाता है। प्रिंसिपल डेब्टर अगर अपने ऋण को चुकाने में फेल होता है, अपनी ड्यूटी को करने में फेल होता है, तो वैसी स्थिति में सारा का सारा भार किसके ऊपर आ जाता है? सिक्योरिटी के ऊपर आ जाता है। तो सिक्योरिटी ये चाहता है, सिक्योरिटी का ये राइट भी है कि भाई जो रेमेडी उसके पास है, अगर उसे वो पैसा क्रेडिटर को चुकाना पड़ा तो वो जो प्रिंसिपल डेब्टर है उससे बाद में उसकी वसूली कर सके। अब अगर क्रेडिटर कुछ ऐसा काम करता है जो या कुछ ऐसा एक्ट करता है या कुछ ऐसा ओमिशन करता है, लोप करता है, जिससे सिक्योरिटी के जो उपचार प्राप्त करने हैं उसको वो कम हो जाए, उसका ह्रास हो जाए, उसकी कहीं ना कहीं कुछ सीमा तक इसको क्षति पहुंचे, तो ऐसा अगर एक्ट होगा, ऐसा ओमिशन होगा जिससे इसको क्षति पहुंचता है क्रेडिटर से अपने उपचार प्राप्त करने में, तो क्या होगा? सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू हम पढ़ें, देखें सेक्शन 139 कहता है इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी के राइट के विपरीत हो, असंगत हो, ठीक है, और ओमिट टू डू एनी एक्ट, या कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे विच इज ड्यूटी टू सिक्योर सिक्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, ऐसा काम नहीं करते हैं जो सिक्योरिटी सोचता है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, एंड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द सिक्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर इज देयर बाय इम्पेयर्ड, द सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज।
आप अपना कोई कर्तव्य भूलेंगे, अगर क्रेडिटर अपना कोई कर्तव्य भूलता है या कोई ऐसा कार्य करता है या कोई ऐसा लोप करता है जिससे प्रतिभू का जो उपचार प्राप्त करना है क्रेडिटर से, वो उपचार का ह्रास होता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए, उस इलस्ट्रेशन को भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। एक इलस्ट्रेशन इसका ये है कि बी कॉन्टेक्ट टू बिल्ड अ शिप फॉर सी फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज द वर्क reaches certain stage. A becomes surety to C for B's due performance of the contract. C, without the knowledge of A, prepay to B the last two installments. A is discharged by the prepayment. ये तो सिंपल है कि भाई आपने एक जहाज बनाना है, पोत का निर्माण करना है, उसकी संविदा की, और जैसे जैसे पोत का निर्माण होता जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, वो पैसा पे करता जाएगा। अब इसके लिए कि भाई वो पैसा पे करेगा, इसकी सिक्योरिटी लिया। अब क्या होता है कि वो पोत बना रहा है, ये क्या करता है कि जो इंस्टॉलमेंट में पे करना है उसको ये क्या करता है कि अंतिम का जो इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट है, उसका पोत बनने के पहले ही उसको उसका पेमेंट कर देता है। तो जब आपने पहले ही पेमेंट कर दिया विदाउट द नॉलेज ऑफ और विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। ये था एक। दूसरा है एक सी लेंड्स मनी टू बी ऑन द सिक्योरिटी of joint and several promissory note made in C's favor by B and A as security for B, together with a bill of sale of B's furniture, which gives power to C to sell the furniture and apply the proceeds in discharge of the note. Subsequently, C sells the furniture, but owing to his misconduct and willful negligence, only a small price is released. A is discharged from the liability on the note. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक जो क्रेडिटर है, मिस्टर ए क्रेडिटर है मान लीजिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया, मिस्टर बी को कुछ मान लीजिए ऐसे समझे कुछ ऋण दिया, ये है प्रिंसिपल डेप्टर। और ये जो क्रेडिटर ने इसको कुछ ऋण दिया, उस ऋण के वापस लेने की सिक्योरिटी कौन दे रहा है, ये सीधे दे रहा है। चलिए भाई इसकी मैं सिक्योरिटी लेता हूँ, ये पैसा वापस कर देगा। अब एक फर्नीचर, ये जो है एक फर्नीचर रख देता है ए और सी के संयुक्त रूप से, जिसमें एक विक्रय का अधिकार है, और ये सब फर्नीचर ए के पास रख देता है कि अगर वो बाय द वे ऋण नहीं दे पाया तो हम लोग उससे वसूली कर सकेंगे। अब क्या होता है, बी फेल हो जाता है पेमेंट को वापस करने में। तो ये जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर को ए क्या करता है, सेल करता है। लेकिन इसको सेल करने में जानबूझकर या उपेक्षा से ये इतनी कम कीमत में बेचता है, मान लीजिए वो फर्नीचर 10,000 का है तो इसको वो 1,000 रुपये में बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में जो फर्नीचर का वास्तविक मूल्य बिकना चाहिए था 10,000 में, वहाँ तक सिक्योरिटी क्या होगा, अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। वहाँ तक ये अपनी लायबिलिटी से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, इसने फर्नीचर का सही मूल्य में बेचने का लोभ किया या उपेक्षा किया, उसने जैसा तैसा वो काम किया। तो ऐसा करता है तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी के संबंध में एक जो इलस्ट्रेशन है, इसी पे एक केस है। इसमें एक केस है नीदरलैंड बैंक ऑफ NY वर्सेस डर्नबर्ग। ये केस है। इस केस में क्या होता है, ये न्यूयॉर्क का मामला है, और न्यूयॉर्क के मामले में क्या होता है, प्रिंसिपल डेप्टर ने एक सिक्योरिटी दी थी, प्रतिभूति दी थी, और इस प्रतिभूति जो दिया गया था
मान लीजिए इसी तरह का कुछ केस है और प्रतिभूति दिया था, और प्रतिभूति जो थी मतलब जो सामान रखा गया था उसके पास, प्रतिभूति जो था, उस सामान को क्या किया उसने, उसका बाजार मूल्य था 12,500 रुपया, और इसने क्या किया, इसने उसको बेच दिया सिर्फ $200 में। ये था रुपया नहीं, $12,500। इसने क्या किया, $200 में बेच दिया। अब $200 बेचने के कारण पूरा का पूरा पैसा तो वसूल हो नहीं पाया, किससे, प्रिंसिपल डेप्टर से। तो ये क्रेडिटर क्या किया, जब इसको सिर्फ $200 ही जब इसके सामान को बेच करके वापस हुआ, तो ये सिक्योरिटी से पैसा वसूलने के लिए गया। सिक्योरिटी ने कहा कि नो, आपने जो प्रतिभूति आपके पास थी उसको आपने सेल करने में क्या किया है, लोप किया है, आपने ओमिशन किया है, या आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन तरीके से जो किया जाना चाहिए वो आपने नहीं किया है। इसलिए ये $12,300 जो आपने कम में बेचा है, वहाँ तक जहाँ तक बाजार मूल्य था, जो डिफरेंस था दोनों में, वहाँ तक मेरे जो दायित्व हैं, मेरी जो लायबिलिटी है, वहाँ तक हम उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे। और कोर्ट ने भी कहा कि यस, सिक्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो जहाँ तक ये डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द एक्चुअल सेल प्राइस, वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो प्रतिभू के उपचार की एक किस क्षति तक दायित्व की मुक्ति होती है, इस पे एक और केस है, वो है स्टेट ऑफ MP वर्सेस कालूराम। ये केस पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये है 1967। लोप करने का, ये भी लोप करने का है। इसमें क्या है, स्टेट ऑफ MP एक ठेकेदार है और ठेकेदार ने ठेका ले लिया कि कुछ ठेकेदार ने एक बोली जो लगाई थी, उस बोली पे कुछ जंगल में लकड़ियां हैं, उस लकड़ियों को उठाने का उसको उस बोली में मिल गया कि ये लकड़ी आप ले जा सकते हो, पेड़ वहाँ से हटाना था। अब क्या हुआ कि उसके लिए इसको कुछ पेमेंट करना था, उसने वो उसकी सिक्योरिटी भी किसी ने ली थी, लेकिन विदाउट पेमेंट के देने के पहले ही वहाँ के अधिकारियों ने उसे लकड़ी ले जाने दिया। सरकार को उसने भुगतान नहीं किया ठेकेदार ने उस लकड़ी का, लेकिन उस कटे हुए पेड़ को ले जाने दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनको चाहिए था कि वो जब तक भुगतान न हो तब तक उस लकड़ी को रोक के रखना। तो यहाँ पे उपेक्षा की गई, जो प्रतिभूति थी उसकी उपेक्षा की गई, और इस कारण से यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी था वो अपने दायित्व से मुक्त हो गया। दूसरा है, एक और पॉइंट है इसमें कि ये कर्तव्य है किसका, क्रेडिटर का, कि जो भी प्रतिभूति उसके पास रखी जाती है उस प्रतिभूति को वो देख रेख करे, उसको संभाल करके रखे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। अगर वो उसमें कोई लोप करता है देख रेख करने में, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, वैसी स्थिति में अगर आप देख रेख में कर्तव्य में कोई भूल करते हैं या जानबूझ करके अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो अगर कोई क्षति होगी तो सिक्योरिटी क्या होगा, सिक्योरिटी का परिणामिक ह्रास होगा, तो वैसी स्थिति में भी सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। इलस्ट्रेशन C इसका देखिए, A puts M as apprentice to B and gives a guarantee to B for M's fidelity. B promised on his part that he will at least once a month see M make up the cash. B omit to see this done as promised and M embezzles. A is not liable to B on his guarantee. क्या है इसमें, इसमें है कि एक मान लीजिए कोई विश्वसनीय व्यक्ति या क्लर्क मान लो इसने रखा, क्रेडिटर के यहाँ कोई रखा गया जिसकी गारंटी C ने ली, लेकिन इसमें एक शर्त हुआ कि भाई ठीक है,
आपको मैं इसकी सिक्योरिटी लेता हूँ, लेकिन महीने में कम से कम आप एक बार ये देख लें कि वो जो काम कर रहा है, वो जो अकाउंट्स वगैरह देख रहा है, पैसा जो उसका आप मिलान कर लीजिए वो सही है कि नहीं है। और ये क्या करता है, ये उसका लोप करता है, वो नहीं देखता है, क्रेडिटर वैसा काम नहीं करता है। तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा, सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। केस है स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चित्तरंजन रंगनाथ राजा, 1980 का केस है। स्टेट ऑफ सौराष्ट्र वर्सेस चित्तरंजन रंगनाथ राजा। इसमें क्या हुआ था कि इसमें भी कुछ इसी तरह का मामला था। क्या हुआ, क्रेडिटर ने कुछ प्रिंसिपल डेप्टर को कुछ ऋण दिया, सी ने उसकी सिक्योरिटी ली और उस एक प्रतिभूति भी रखी गई। और प्रतिभूति क्या रखी गई, प्रतिभूति रखी गई कि गोदाम में का एक कुछ भंडार सामान था, गोदाम में रखा हुआ, गोदाम का भंडार, वो प्रतिभूति में बैंक को दिया गया कि भाई ये आपके पास रहा। और बैंक के उपेक्षा के कारण, ओमिट के कारण, कर्तव्य लोप के कारण क्या हुआ, माल चोरी होता चला गया। बैंक ने कोई ध्यान नहीं दिया कि माल चोरी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में चूँकि बैंक ने वहाँ पे, बैंक मीन्स यहाँ पे अगर देखो तो क्रेडिटर ने क्या किया, उस माल को जो प्रतिभूति थी उसको संभाल के रखने में या उसके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में उसने चूक किया, भूल किया, उपेक्षा किया। इसलिए सी क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगा, वहाँ पे अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से अगर कोई ऐसा एक्ट होता है, कोई ऐसा ओमेशन होता है जिससे सिक्योरिटी के राइट्स पे असर पड़ता है। एक केस है, उस केस में तो ये कहा गया है कि जो प्रतिभूति है, हाँ, जो सिक्योरिटी जो कुछ रखा गया है सिक्योरिटी के रूप में, अगर उसको बेचने की नौबत आती है, जैसे इसमें हुआ था $12,500 की जगह पे $200 में बेचा गया, तो ठीक है। तो बेचने की भी नौबत आती है तो बेचने के पहले क्या चाहिए, इस जो सिक्योरिटी है उसको सूचित करना चाहिए, ताकि अगर इसको ऐसा लगता है कि अगर इसको वो स्वयं ले ले और उससे अपना मूल्य चुका सके तो वो उसको इसका विचार कर सकता है और ये उचित भी है। एक मामले में कहा गया कि क्रेडिटर को ये चाहिए कि जो भी प्रतिभूति उसके पास रखा गया है ऋण के बदले में, उस प्रतिभूति में सबसे पहले वो अपने ऋण को वसूल ले और कोई कमी हो तब जाकर के वो सिक्योरिटी के पास जाए ऋण की वसूली के लिए, तब जाए ऋण की वसूली के लिए। मान लीजिए कि अगर ऋण 50,000 रुपये का है और 50,000 में जो प्रतिभूति रखी हुई है उसको बेचने से 40,000 आ जाता है, तो 40,000 पहले प्रतिभूति से ले ले, बाकी जो 10,000 है उसके लिए इसके पास जाए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मनकू नारायण, 1987 का केस है, या 1987। तो ये, तो इस तरीके से हमने ये भी आपने देखा डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी क्या है। तो ये इन तरीक़ों से करीब हम लोगों ने रिवोकेशन बाय सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज डेथ बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, when creditors compounds with gives times not to sue the principal debtor, and दूसरा जो देखा by creditors act or omissions impairing security eventual remedy। तो ये 6 पॉइंट हम लोगों ने देखा जहाँ पे क्या होते हैं, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है अपनी लायबिलिटी से। अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बाय लॉस ऑफ द सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर, बाय लॉस ऑफ द सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति बाय द क्रेडिटर। इसको देखेंगे जो सेक्शन 141 में देखना है। Thank you.